इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे आज। अगर एक कॉइल है, उसकी एक्सिस पे हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है, उस मैग्नेट को अगर उसकी तरफ मूव करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। और उसी मैग्नेट को अगर उल्टी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो हमें अगेन क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इससे हमें क्या पता पड़ता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एक लूप के थ्रू, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स क्या है यहाँ पे, बी डॉट डी एस। तो ये फ्लक्स कब चेंज होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, या एरिया ऑफ द लूप चेंज हो रहा हो, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल चेंज हो रहा हो। इसमें से कुछ भी चेंज होगा तो ये फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। जो करंट फ्लो करता है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जो हम लेंज लॉ से पता करते हैं। ऐसी डायरेक्शन में होती है कि जो भी रीजन हो रहा है, जो भी रीजन उस इंड्यूस्ड करंट को बना रहा है, जो भी डायरेक्शन, जो भी चीज उस फ्लक्स को चेंज कर रही है, जो भी कॉज उस फ्लक्स को चेंज कर रहा है, उस फ्लक्स उस चेंज को अपोज करने की डायरेक्शन, अब उल्टी डायरेक्शन में अपना करंट इंड्यूस होगा। ये लेंज लॉ से पता पड़ता है हमको। जैसे हम एग्जांपल लें, क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में है, और ये मेरा रॉड अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है इस लूप के थ्रू। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट किस तरफ फ्लो करना चाहिए, इस तरफ फ्लो करेगा लेंज लॉ के हिसाब से। कैसे, अगर करंट इस तरफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो करेगा तो उसके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, नीचे की तरफ, जो कि फ्लक्स को बढ़ाएगी। यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीजिंग फ्लक्स इज द रीजन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने के लिए फ्लक्स इंक्रीज होना चाहिए। तो फ्लक्स कब इंक्रीज होगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्शन निकालते हैं इंड्यूस्ड करंट की। इसके बाद कंसेप्ट आता है मोशनल ईएमएफ का। वो क्या होता है कि मान लो अगेन ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ठीक है एक रॉड रखी हुई है। अब ये रॉड v वेलोसिटी से इस तरफ मूव करती है, v वेलोसिटी से इस तरफ मूव करती है, तो इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा कंडक्टर के अंदर। तो उनके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, QVB फोर्स लगेगा। तो इस तरफ लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो फोर्स इस तरफ लगेगा और इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। और ये कब तक एक्यूमुलेट हो जाएगा, तब तक QVB QE के बराबर ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, VB, और E डॉट dl ये मेरा ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, VBL। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मूविंग रॉड की जगह इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सेल से।
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, उसके अक्रॉस एक हम R रेजिस्टेंस लगा दें। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? करंट I किसके बराबर होना चाहिए? E अपॉन R प्लस R के बराबर, जो कि हो जाएगा VBL अपॉन R प्लस R। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों करेगा फ्लो? इसलिए फ्लो करेगा क्योंकि मान लो अगर यहीं तक इतनी लेंथ तक ही मैग्नेटिक फील्ड है और रॉड मेरी इस तरफ मूव कर रही है, तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो करंट को इस तरफ फ्लो करना चाहिए, जिससे फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आए और फ्लक्स इंक्रीज हो। इसीलिए करंट इस तरफ फ्लो करेगा। इसके बाद कंसेप्ट आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्या कहता है कि मान लो मेरी अगेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कोई लूप रखा हुआ है, ठीक है। अब कोई मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब ये मेरी लूप मूव नहीं कर रहा था, तो वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो रेस्ट पे थे इनिशियली, तो उसकी वजह से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ रहा, इंड्यूस करंट नहीं आ रहा। तो वो इंड्यूस करंट किस वजह से आ रहा होगा? वो आ रहा होगा किसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसे हम क्या लिखते हैं? E डॉट dl। ये मेरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसको अगेन लिख सकते हो फिर कंसेप्ट आता है एडी करंट का। एडी करंट क्या कहता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर मूव कराओ, एक लूप मूव कराओ, ठीक है, जिसके अंदर कोई कैविटी है, तो क्या होगा? ये मूव कर रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, तो इस लूप के अक्रॉस जहां जहां भी लूप्स मिलेंगे वहां वहां एडी करंट फ्लो होने लगेगा। उस करंट को हम एडी करंट बोलते हैं, क्योंकि ये इसके मोशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस कंडक्टर में स्लॉट्स क्रिएट करते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से जब हम स्लॉट्स क्रिएट कर देंगे तो पाथ नहीं मिलेगा, सफिशिएंट पाथ नहीं मिलेगा एडी करंट को फ्लो करने के लिए, क्योंकि क्लोज लूप्स नहीं है, तो डैम्पिंग नहीं होगी। सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? मान लीजिए कोई लूप रखा हुआ है,
के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा तो वो किस वजह से शुरू चेंज हो रहा होगा? चेंजिंग करंट की वजह से। चेंज करंट होगा, करंट चेंज होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसके अक्रॉस तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। और माइनस डी फाई बाई डी टी क्या होता है? ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इस एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर और द लूप। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, अभी हमने देखा फाई इज इक्वल टू हम लेते हैं बी डॉट डी एस, और बी क्या होता है? म्यू नॉट एन आई एक सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, और ds क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? अगर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो l लेंथ में कितने हो जाएंगे? nl टर्न्स हो जाएंगे। तो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा पाई। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर आई। ठीक है, तो म्यू फाई इज इक्वल टू एल आई, ये मेरा अभी हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ रहा है? लॉन्ग सेल किसी सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन एलआर सर्किट। ठीक है, मान लो ये एक इंडक्टेंस है, उसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, और ये स्विच एस है। इस स्विच एस को t इक्वल्स टू 0 पे आप क्लोज करते हो, तो इसकी सर्किट की इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल्स टू
डायरेक्शन हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जाएंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, E माइनस एल डी आई बाई डी टी, इधर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, इधर की तरफ जा रहे हैं अगेन पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, तो माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से ये इक्वेशन हम लिख लेंगे। तो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है, डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन एल। इसको इंटीग्रेट करो, 0 से आई 0 से टी, एल एल एन ई माइनस आई आर अपॉन माइनस आई इज इक्वल टू 1 बाई टी। यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल एन ई माइनस आई आर 0 टू आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एल एन ई माइनस आई आर अपॉन एल एन आई की जगह एल एन ई हो जाएगा, ओवरऑल सॉल्व करके ये आएगा, इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी। तो e माइनस आई आर अपॉन e इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आर बाई एल टी, ठीक है। तो इसको अरेंज करेंगे, करंट कितना आ जाएगा, E1 माइनस E माइनस R बाई एल टी, जिसमें R बाई एल को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, L बाई R को। ठीक है, L बाई R को टाइम कांस्टेंट हम बोलते हैं। एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना ग्रो कर जाएगा, 63% ऑफ द मैक्सिमम। अब डिके ऑफ करंट की बात करते हैं तो इंडक्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस स्विच है, इसको आपने t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया स्विच को, तो क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी अपॉन माइनस आई आर इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर एल डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू डी टी आर 0 टू t 0 टू i माइनस एल बाई आर एल एन आई टी, ठीक है। तो i क्या हो जाएगा, e माइनस आर टी बाई एल।
आई से आई नॉट से आई, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, एल बाई आर अगेन टाइम कांस्टेंट है, वन टाइम कांस्टेंट में करंट बंदा मेरा कितना पहुंच जाएगा, 37% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, वन टाइम कांस्टेंट में कहां तक पहुंच जाएगा करंट, अगर ये मेरा टाइम कांस्टेंट है इतने टाइम में, एल बाई आर में ये इनिशियल का 37% हो जाएगा। तो अगेन इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे E माइनस एल डी आई बाई डी टी अपॉन माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन द लूप किसके बराबर होगा, या एनर्जी जनरेटेड इन द लूप किसके बराबर होगा, ये तो हो रहा है जो हीट डिसिपेटेड हो रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये हो रहा है हाफ एल आई स्क्वायर, ये हो रहा है इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर होगी हाफ एल आई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है, और L अभी हमने देख लिया कितना निकला था पहले, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर ठीक है। तो U बाई पाई आर स्क्वायर अगर हमको लिखना है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू U बाई V लिखना है, तो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल आई स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा।
तो इसका हम और क्या लिख सकते हैं, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है कि मान लो इस तरीके से एक मेरा सर्किट है, ठीक है, ये मेरा एक लूप है और इसके एडजेसेंट में एक और लूप रखा हुआ है। तो क्या होगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये इधर से मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होगी, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। अगर ये करंट चेंज हो रहा है, अगर चेंज होगा करंट, तो ये फ्लक्स चेंज होगा, तो माइनस d∅dt, और इसको हम mi के बराबर लिख लेते हैं, जो m होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है।